नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां हाथियों के घर यानी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया को लेकर सियासत छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित लेमरू एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट फिर से सुर्खियों में है। वहीं सियासत से इतर सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ में गजराजों के घरों पर अतिक्रमण बढ़ने से रिहायशी इलाकों में उनकी घुसपैठ बढ़ रही है और हर साल कई जिंदगियां गजराज के गुस्से की भेंट चढ़ रही हैं। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी है, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। दरअसल इस मामले को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल विवाद की वजह वन विभाग के अवर सचिव का पत्र है। ये पत्र अवर सचिव ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पीवी नरसिंह राव को लिखा था। पत्र में प्रोजेक्ट को छोटा करने के लिए 7 विधायकों की सहमति का जिक्र है। पत्र में मंत्री टीएस सिंहदेव की सहमति होने का भी जिक्र किया गया है। हालांकि ये बात सामने आते ही मंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसी किसी सहमति को खारिज किया है। अब मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उन्होंने एरिया कम करने की बात कभी नहीं की। उधर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि इस पर फैसला कैबिनेट करेगी। दरअसल लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्र 1995 वर्ग किलोमीटर तय हुआ था। अब ये चर्चा है कि लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्र घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर किया जा सकता है। बहरहाल इस मामले में अब वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि इस पर कोई भी अंतिम फैसला कैबिनेट ही करेगी। देखो, अपना लेमरू एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें कैबिनेट में 1995 वर्ग किलोमीटर का प्रस्तावित किया गया था और उसका प्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है और इसके कारण उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, इसके बारे में मंत्रिमंडल को फैसला लेना है। उधर टीएस की सीएम भूपेश को चिट्ठी पर बीजेपी ने क्या कहा है, ये सुनिए। देखिए, ये सियासत शब्द भी अच्छा शब्द है। इस सरकार के अंदर में जो विद्रोह चल रहा है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से बात नहीं कर पा रहे हैं, उसको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, और ये जो एक स्थिति जो है ये छत्तीसगढ़ के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ख़राब समय चल रहा है। बहरहाल ये तो बात हुई सियासत की, अब बात जमीनी हकीकत, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कैसे हाथियों के सिमटते आशियाने की वजह से इंसानी बस्ती में उनकी घुसपैठ बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इंसानों और हाथियों में टकराव बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 से ज्यादा जिलों में हाथियों का आतंक है। पिछले 3 साल में करीब 270 लोगों की जान चली गई है। मुआवजे के तौर पर भी करीब 80 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं। 2011 से 2017 के बीच ही हाथियों के लिए 12 से ज्यादा योजनाएं बनाई गई थी। इन पर करीब 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी खर्च की गई थी। लेमरू प्रोजेक्ट को सियासी चश्मे के बजाय पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हाथियों के लिए प्राकृतिक आवास यानी जंगल कम होंगे तो वो इंसानी बस्तियों में घुसेंगे ही, और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम भविष्य में गंभीर होंगे। लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने से पहले ही राजनीति तेज हो गई है। पहले इस प्रोजेक्ट से कुछ गांवों को बाहर करने को लेकर राजनीति शुरू हुई और उसके बाद अब इसका क्षेत्रफल कम करने को लेकर सियासत जारी है। टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा है। हालांकि वन मंत्री का कहना है कि ऐसी कोई भी चर्चा अभी नहीं हुई है, सभी चीज़ों का निर्धारण कैबिनेट में होगा। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है उसको लेकर मंत्रियों को अपने खुद के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बात समझानी पड़ रही है। क्या दिन आ गए हैं छत्तीसगढ़ के। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा सुशांत शुक्ला जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नितिन जी आपसे कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट जिसको लेकर चर्चा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम तो इसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हैं, हाथियों का संरक्षण करना चाहते हैं, जो एक टकराव है इंसानों और हाथियों के बीच में उसको खत्म करना चाहते हैं, उस पर ये आपसी खींचतान क्यों है सर? देखिए, कोई खींचतान नहीं है।
स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा इस सरकार का पहला धर्म है। लेमरू प्रोजेक्ट के विषय में जैसा कि एक गलत संदेश लगातार वहां की स्थानीय जनता के बीच में फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2019 में जैसा कि मैंने बताया कि 1995 वर्ग किलोमीटर एरिया में इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, जिस पर कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय, प्रेजेंटेशन जरूर हुआ था कैबिनेट में, पर इसमें कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। बाद में आपत्तियां स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी इसमें आती रही और हमारी सरकार जो है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है, यहाँ पर निर्णय जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। यदि कोई आपत्तियां हैं तो आपत्तियों पे भी विचार किया जाएगा। नहीं सर, आपत्तियों की बात नहीं है, इसमें जो आपत्तियां बता दी गई उस पर सफाई आई है टीएस सिंहदेव की तरफ से, वो उन्होंने कोई उसमें अपना वो नहीं दिया है। ये जो खबर फैल गई कि 7 जनप्रतिनिधि वहां पर ये मांग कर रहे हैं कि इसको घटाया जाए, 400 पर लाया जाए, वो तो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी सहमति नहीं है इस पर। देखिए, अब टीएस सिंहदेव जी ने जो पत्र लिखा है, माननीय सिंहदेव जी ने, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वो किस शासकीय पत्र के आधार पर लिखा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा कुछ आपकी अभी डिबेट से पहले जो आप एक स्टोरी आपकी जो चल रही थी इस डिबेट के विषय में, जो सार आप बता रहे थे, उसमें ये बताया जा रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई लेटर जारी हुआ और उसमें ऐसा लिखा था कि उनकी सहमति है। तो इस बात की जानकारी, इस बात का संज्ञान लिया जाएगा कि किसने मतलब इसमें पत्र लिखा और ऐसे कौन सी चीजों यही शायद से कम्युनिकेशन गैप है। आप डिबेट में आ गए और आप ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता है, और दूसरे टीएस सिंहदेव पत्र लिख रहे हैं, ये क्या अभाव है? देखिए, टीएस सिंहदेव साहब के पत्र का मुझे जानकारी है, पर उन्होंने किस आधार पर लिखा वो पत्र को मैंने नहीं पढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ, जानकारी मुझे पूरी है लेमरू प्रोजेक्ट की। तो 1900 मैंने बताया आपको 1995 वर्ग किलोमीटर में ये प्रोजेक्ट को लाया जाना था, जिसका कैबिनेट में प्रेजेंटेशन भी हुआ था। प्रेजेंटेशन के बाद कैबिनेट पे इस बात पे चर्चा हुई थी, लेकिन निर्णय कोई भी इसमें नहीं हुआ है। हुआ था ना हुआ। ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की दिलचस्पी क्या आपको दिखाई पड़ती है कि इसको कम किया जाए, जबकि लोग तो ये चाहते हैं कि भाई हाथी अपने एरिया में रहें, उनके एरिया में छेड़छाड़ ना हो। ठीक, मैं आ रहा हूं। सुदीप जी बोलिए। जान माल की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आ रहा हूं, सुदीप जी से सवाल था। हेलो सुदीप जी बोलिए। देखिए, कैबिनेट में 1995 वर्ग किलोमीटर का फैसला नहीं हुआ, ये गलत जानकारी है। ये उसी पत्र में लिखा हुआ है कि 1995 वर्ग किलोमीटर स्वीकृत हो चुका था, उसकी नोटिफिकेशन की कार्रवाई बस बाकी थी। अब इसमें ये प्रस्ताव साथ में आया कि हाथी एक लंबी दूरी तय करने वाला प्राणी है, वो 20-20, 25-25 किलोमीटर एक दिन में चलता है, और अन्य राज्यों में भी 4000, 5000 वर्ग किलोमीटर के रिजर्व बनाए गए हैं। तो अगर मानव हाथी संघर्ष का बेहतर प्रबंधन करना है तो उसका एरिया बड़ा होना चाहिए, जिससे कि हाथी के विचरण में ज्यादा परेशानी ना जाए और वो गांवों में ना घुसे। तब ये प्रस्ताव आया कि हसदेव नदी और मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र, जो कि वैसे भी जांजगीर और रायगढ़ की सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस इलाके को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। ये इलाका मिला के करीब 3827 वर्ग किलोमीटर का होता था। ये प्रस्ताव चल ही रहा था। इस प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को 2-3 आपत्तियां भी भेजी जनवरी में। अचानक जून में ये यू टर्न हुआ है और अब कहा जा रहा है कि हम इसे 450 वर्ग किलोमीटर केवल सीमित करना चाहते हैं। हाथी जैसे जानवर के लिए 450 वर्ग किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि वर्तमान में 14 जुलाई को सरगुजा के क्षेत्र में अडानी की एक कोयला खदान की जन सुनवाई होने वाली है पर्यावरण स्वीकृति के, जो इस 1995 के 6 किलोमीटर के दूरी पर है। केंद्रीय मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय के पैमाने के हिसाब से 10 किलोमीटर में एलिफेंट रिजर्व नहीं होना चाहिए। तो ये केवल उस खदान को और ऐसी और भी खदानों को मंजूर करने के लिए ये अचानक एरिया कम करने का प्रस्ताव आया है। और अगर ये करती है छत्तीसगढ़ की सरकार, तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार, इन्होंने घोषणा पत्र पे भी कहा था लगातार, भाजपा ने तो पिछले 15 साल में नहीं बनाया, ये एकदम सही बात है। और भाजपा इसमें है क्योंकि आज भी उस इलाके में कोल ब्लॉक अलॉट की है उन्होंने, लेकिन
छत्तीसगढ़ की सरकार जिसने इस आधार पर वोट मांगे थे कि हम इस पूरे इलाके में रिजर्व बना के सुरक्षित करेंगे, वो अगर पीछे हटती है और वो अगर अपने निर्णय से पीछे जा रही है तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा और आप आने वाले समय में देखेंगे मानवघाती संघर्ष नॉर्थ छत्तीसगढ़ में तो है ही बहुत ज्यादा, ये पूरे राज्य में फैल जाएगा। सत्यप्रकाश जी, क्या हाथियों की सुरक्षा, वहां के आदिवासियों की सुरक्षा से ज्यादा प्रायोरिटी इस चीज को दी जा रही है कि वहां पर किस तरीके से माइनिंग हो सके? जी लोकेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि 2007 में जब ये प्रोजेक्ट की बात हुई तो केवल 450 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसके लिए रिजर्व किया गया था लेमरू प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन कांग्रेस ने एक साल पहले जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इस एरिया को जो बढ़ाकर 1995.48 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। अब वो बात आज ये आ रही है कि नहीं, वो केवल प्रस्ताव ही है, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, जबकि एक साल पहले कांग्रेस सरकार ने, छत्तीसगढ़ की ने, ये चीज को अनाउंस किया था और ये चीज कह दिया गया था, जैसा कि हमारे फॉरेस्ट एक्सपर्ट ने बताया है कि ये बात बिल्कुल सही है कि केवल नोटिफिकेशन रह गया था। अब मैं आपको बताऊं कि जो मानव एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रोकने के लिए, फसल को रोकने के लिए, आदिवासियों के जीवन को बचाने के लिए, ये बिल्कुल वाजिब बात है कि वहां के एरिया को डेवलप किया जाना चाहिए। मैंने जो अभी तक पढ़ा है या अध्ययन किया है उस हिसाब से हाथियों के लिए इतना एरिया फिर भी कम है, 1995 भी हो जाए तो भी कम है। लेकिन जो अपनी हसदेव नदी है, हसदी नदी का जो एरिया है जहां माइनिंग हो रहा है, वहां लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। वो अगर वो माइनिंग, इसीलिए क्या हो पा रहा है कि वो माइनिंग को, अभी 12 खदानें जो वहां चल रही है कोल्स की, 4 खदानें ऑलरेडी चल रही हैं, 5 खदानों को अलॉटमेंट होना है। तो इन सब खदानों का जो वहां पर 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, अगर वहां पर उसको रोका जाए, क्योंकि माइनिंग इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, लोगों की जान से बड़ी माइनिंग नहीं हो सकती। अर्निंग का साधन है, स्टेट की अर्न उससे होता है, सेंटर का अर्न होता है, लेकिन मानव की जान बचाना या वहां की वाइल्ड लाइफ की जान बचाना, ये सरकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अचानक राजनीति होना कहीं ना कहीं सरकार को उसके उसी में घेरती है कि आप इस वक्त में क्यों इस बात को कह रहे हैं, जब आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि 1995 एरिया हो चुका है। फिर उनको सफाई देना पड़ी कि मैंने ऐसा रिड्यूस करने का कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन ये बात पक्की है कि 1995 एरिया जब तक एलिफेंट्स के लिए नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स वहां नहीं रुकेंगी। आपने देखा एक रिसेंटली 170 लोगों की जान जा चुकी है, तो इनको बचाने के लिए एलिफेंट एक ऐसा, कहीं ऐसा ना हो कि एलिफेंट भी डायनासोर ना बन जाए, इसको बचाने के लिए 1900 क्या, अगर वहां जरूरत देखिए, आपको बताऊं, अभी तक मैं आपको बताऊं, एक चीज और सुने आप प्लीज। 2 तो वहां नेशनल पार्क हैं, 3 वहां टाइगर रिजर्व हैं, 8 सेंचुरीज हैं और 1 बायोस्फीयर पार्क है। इसके बाद अगर इसको देखें तो वहां का जो एरिया है अभी तक 8.35% एरिया ही केवल रिजर्व है, जो किसका है, जो वहां का छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया है। लगभग 1,35,000 कुछ एरिया बनता है, 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है। तो उस एरिया में अगर फॉरेस्ट का जो अभी एरिया है वो 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है और उसका ये केवल 18.92 होता है। अगर फॉरेस्ट एरिया इतना बड़ा है, उसका 18%, 19% क्या होगा? मैं कह रहा हूं अगर 25% भी हो जाता है, 30% भी हो जाता है रिजर्व, तो कहीं ना कहीं वो उस वाइल्ड लाइफ के लिए बचाएगा। वाइल्ड लाइफ जब बचता है तो जंगल बचते हैं, जंगल बचता है तो बायोडाइवर्सिटी बचती है और बायोडाइवर्सिटी बचती है तो निश्चित रूप से हमारा इकोसिस्टम बचता है और इकोसिस्टम से हम मानव जुड़े हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बड़ा कदम होगा प्रदेश का, ये बचाना चाहिए। सुशांत शुक्ला जी, ये कहा जाता है कि अगर जल्द ही इस तरफ कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी आवाज साफ नहीं है, कृपया आवाज साफ करें। हाथी खड़े हुए दिखाई देंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है सर इस मसले को लेकर। देखिए सर, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार का परिप्रेक्ष्य समझने की आवश्यकता है। अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार को समर्पित यह सरकार लगातार पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी के राम राज पर आरोपित करते रही। यही भूपेश बघेल तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष होते थे और अदानी के गोद में बैठी हुई सरकार भाजपा सरकार को कहते थे। आज इस भूपेश बघेल को अपने गिरेबान पर झांकने की जरूरत है कि किसके गिरेबान पर, किसके गोद पर बैठी हुई सरकार। आर्थिक आपातकाल यह प्रदेश झेल रहा है और मंत्री और मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में संवैधानिक ढांचे का संतुलन खो चुका है।
विषय पर आता हूं, अगर लेमरू अभ्यारण्य के साथ साथ और वन्य जीवों क्षेत्रों की बात करें तो यह प्रदेश अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए देश का, तो पहला छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जो सर्वाधिक वन संपदा का क्षेत्र राज्य है। अगर वन संपदा के संरक्षण की बात करें तो 15 साल में माननीय सुदीप जी ने एक विशेषज्ञ के रूप में भी पूरी बात बताई। उन्होंने ये बताया कि भाजपा सरकार ने लेमरू अभ्यारण्य के विरुद्ध कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। भूपेश बघेल सरकार ने माइनिंग करने के लिए, चूंकि प्रदेश आर्थिक आपातकाल की ओर है और भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है उन्होंने डाउट टैक्स लगा रखा है कोयले के उत्पादन पर, उसकी वसूली के लिए उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को समेटा है। और जिनके मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि मेरे द्वारा यह कोई कथन नहीं किया गया, ये अपने आप में बड़ी निंदा का विषय है। तो आप लोगों ने कौन से इसको बढ़ाने की कोशिश की थी सर अपने टाइम पर? संवैधानिक ढांचा कहां गया हो? आप लोगों की क्या कोशिश थी इसके लिए? क्या बोला सर आपने? आप लोगों ने क्या किया था इसके लिए? सर अगर आज लेमरू अभ्यारण्य, सरकार तो ये कहती है हम उसको बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ अगर 44% वन्य क्षेत्र के रूप में बचा हुआ है तो डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के राज के कारण 44% वन क्षेत्र बचा हुआ है। नहीं तो कांग्रेस की अगर सरकार आई होती या पूर्ववर्ती अजीत जोगी जी की सरकार लगातार होती तो आज छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र गायब हो चुका होता। सुदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? सुदीप जी बोलिए। देखिए ये बहुत आसान है इस विषय पर राजनीति करना, लेकिन जो फैक्ट हैं वो ये बताते हैं कि कोयले ब्लॉक का आवंटन केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार के पास वन संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की क्लियर कट रिपोर्ट है जिसमें इस इलाके को, हसदेव के इलाके को नो इन वायलेट या नो गो कहा गया है। उस रिपोर्ट के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने कोल ब्लॉक अलॉट किए हैं जिसमें सबसे बड़ा लाभ अडानी को है। अब मजेदार बात यह है कि जिस अडानी को कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व तो गाली देता रहा, जो बोलते रहा कि ये दो सूट बूट की सरकार है, 2 आदमियों के लिए चल रही है, वही कांग्रेस सरकार अब अपने वादे से पीछे हट रही है। जिन 8 विधायकों का जिक्र है उस पत्र में, उसमें से 6 विधायक का 1 इंच एरिया भी इस 3827 में शामिल नहीं है। कोरिया का कोई इलाका शामिल नहीं है, फिर सोनहत के विधायक क्यों कह रहे हैं? फिर उनसे चिट्ठी क्यों? कुनकुरी का कोई इलाका शामिल नहीं है, फिर उनका नाम क्यों आ रहा है? ये पूरा का पूरा ड्रामा है। ये एक और एक केवल अडानी के प्रोजेक्टों को मंजूर करने के लिए 1995 से भी कम किया जा रहा है, जबकि वास्तव में इसको 3827 करने की जरूरत है। अगर आप इस समस्या से निपटना चाहते हैं, अगर आप जांजगीर जिले और रायगढ़ के सिंचाई को बचाना चाहते हैं, अगर आप पेयजल और सिंचाई की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको एक और बात बता दूं आपको, प्रदेश में 58,000 मिलियन टन कोयले का भंडार है। हसदेव के एरिया में केवल 5,000 मिलियन टन है, जो कि 10% से भी कम है। हमारे पास अभी प्रति वर्ष 150 मिलियन टन का उत्पादन है। अगर हम 3 गुना भी उत्पादन करें, 500 मिलियन टन भी उत्पादन करें, तो हम 50 साल में 25,000 मिलियन टन से ज्यादा नहीं खोद पाएंगे। हमारे पास बहुत आसानी से दूसरे विकल्प हैं। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस घने जंगल को काट के, इस हाथी इलाके को बर्बाद करके, इस डैम के कैचमेंट को बर्बाद करके हम माइनिंग दी जाए। कुछ कहना चाह रहे थे सुशांत जी? मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, सुदीप जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने बड़ी आसानी से मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने कोयला के कोल खदान आवंटित किए हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि संवैधानिक ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्य सरकार की व्यवस्था के विरुद्ध केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकता। सुशांत जी, आप अगर राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया है तो आप पूर्ववर्ती, मेरी बात में मैंने आपको रोका नहीं, पूर्ववर्ती सरकार इसको मैं स्वीकार करता हूं, जिसका विरोध भूपेश बघेल करते रहते थे कि इस प्रदेश की स्थिति यह है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और जो आवंटन है वो तो केंद्र सरकार की तरफ से होता है। केंद्र सरकार रद्द करते हैं उस आवंटन को, सीधी सी बात है। दोनों एक जैसे हो, दोनों पार्टियां एक जैसा है। अडानी के मोदी, अडानी और अंबानी की चिंता की, आम जनता की चिंता कब की आपकी सरकार ने? मिल को प्रदेश को लूट रहे हैं, सिर्फ वसूली 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 और वसूली के उपाय वसूली की हर जगह अपने गिरेबान में झांके साहब, मुख्यमंत्री अपने गिरेबान में झांके कि जिस छत्तीसगढ़ की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति
राजनीति बंद कीजिए, जनहित की बात करिए, जनहित की बात करिए। जनहित तो ये कहता है नितिन जी, जनहित तो ये कहता है, जल जंगल और जमीन का इस तरीके से तो ये कहता है कि इसको और बढ़ाया जाए, जंगलों से निकलकर आबादी वाले उनको न खाना मिल रहा है, न चारा मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। प्रस्ताव दीजिए ना साहब, नितिन प्रस्ताव दीजिए। नितिन जी एक मिनट नितिन जी, जनहित तो ये कहता है कि इसको और बढ़ाया जाए, कि लूट की दुकान वन क्षेत्र को और बढ़ाया जाए। अरे लूट आप की दुकान वहां से विधायक कह रहे हैं कि इसको कम किया जाए, बंद किया। नितिन जी अरे साहब, आपका मंत्री आपका सीएम के ऊपर आपत्ति उठाता है, टाइम खराब मत कीजिए। आप जिस कैबिनेट बैठक की बात आज मुद्दे पर चर्चा हो रही है, सुशांत उस कैबिनेट बैठक आप लोग नहीं चाहते हैं कि लेमरू प्रोजेक्ट वहां पर आए और जनता की वहां पर सुरक्षा। कौन नहीं चाहता सर? नहीं चाहता है। अपने गिरवा पे जाकिए, वहां के विधायक जिनका कोई लेना देना नहीं है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है आपको। नितिन जी 15 साल शासन करने वाले 15 सीटों में सिमट कर रह गए। सुनने के मूड में नहीं है। लूटने के लिए डॉक्टर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से कोरी राजनीति हो रही है, ये लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति है, क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं, सरकार को अपना खजाना भरना है। अब उसके लिए जंगलों को बलि देनी पड़े तो शायद वो स्वीकार हो सकता है। जी लोकेश जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। जी लोकेश जी, एक चीज मैं बताऊं, नोवो एरियाज नोटिफाइड किए गए थे यूपीए की गवर्नमेंट में। सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी को ये चीज बता देता हूं, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। और जब 2007 में ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो एरिया नोटिफाइड किया था, उस एरिया को केवल 450 स्क्वायर किलोमीटर किया गया था। ये बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, 1995 कर दिया। लेकिन अगर आप कांग्रेस वापस आती है तो जितना अच्छा काम किया था उतना ही बुरा हो जाएगा। आपको बताएं, जो वहां पर हसदो बेंगो जो डैम है, उस डैम भी इससे इफेक्टेड हो जाएगा। उस डैम से 2.55 यानी 2,55,000 लाख किलोमीटर इरिगेशन होता है, और वहां पर 61 गांव उससे फायदा लेते हैं। तो आप ये चीज देखिए कि अगर हम उस एरिया को से वहां पर ये चीज हटा देंगे या उसको रिजर्व एरिया से हटा देंगे तो उससे समस्या कितनी आएगी, आप देखना कितनी बुरी स्थिति में पहुंचेगा। वहां का फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही होगा, साथ में वहां से जो लोग रहते हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा। इतनी सारी जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र पर डिक्लाइन आ जाएगा। तो ये कम से कम ये सरकार को, जैसा सरकार ने इच्छा शक्ति जताई थी सरकार आते ही कि उन्होंने इतना एरिया बढ़ाया था, तो उस पर रिजिड रहना चाहिए। ये सरकार के लिए अच्छा है। और कांग्रेस ने जो नो गो एरिया बताया था, उसके लिए भी एक बड़ा कदम। मैं आखिरी कमेंट सुदीप जी आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से दोनों बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, लगता है कि कोई भी पार्टी वहां पर फिक्र करती है वहां के वातावरण की, माहौल की, लोगों की? देखिए, इसमें मामले में जो हो रहा है, कोयले की अगर आवश्यकता है तो इसके ढेरों ब्लॉक उपलब्ध है। अडानी जिस कोयले खदान को खोद रहा है वो राजस्थान को कोयला चाहिए। अब यहां से राजस्थान के पावर प्लांट 1000 किलोमीटर दूर हैं और शहडोल से लेके छिंदवाड़ा तक के इलाके में जो राजस्थान को नजदीक पड़ेगा, वहां भी कोयले की खदानें हैं जहां जंगल नहीं है या जहां पर बहुत कम जंगल है या जिसमें किसी नदी का कैचमेंट नहीं प्रभावित हो रहा है। ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो वहां पर हाथियों को बचाया जा सकता है, आदिवासियों को बचाया जा सकता है और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। समय इतना ही है सर। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।